मयूरेश को जोड़ लेते हैं अब एक फंडामेंटल कॉल के लिए। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, क्या पिक किया आपने? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है मार्केट्स विद इंडिया में रियल एस्टेट एंसिलरीज इस पे फोकस करना चाहिए, जो एक रियल एस्टेट साइकिल से गुजर रहा है, जो 6 या 7 वर्षों का साइकिल होता है, विद द मिड रेंज ऑफ दैट साइकिल, तीसरे या चौथे वर्ष में है ऑफ द अप साइकिल। कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं वहां पे थोड़ा भी एक स्लगिशनेस शायद रिपोर्टिंग हो सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ रही है। जो प्री सेल्स नंबर्स हैं उसमें अभी थोड़ी स्टेबिलिटी देखने लगेगी, जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिलेगी। बट जो एंसिलरी प्लेयर्स हैं जो इतने चले नहीं है कंपेयर टू द रियलिटी इंडेक्स, हमें लगता है जो इनपुट कॉस्ट का इनको बहुत बड़ा मार पड़ा था, अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस जो वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ी थी पिछले कई तिमाहियों में, एक पिकअप जरूर देखने मिलेगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आई थिंक प्लेयर्स लाइक सेंचुरी प्लाई, ग्रीन लैम्प लैमिनेट्स, इसमें जो आई थिंक इनपुट कॉस्ट है ये अच्छी खासी कम हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, और इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन लाजमी है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। रिफर्बिशमेंट, रिफर्निशिंग, और जब हम नए घर भी लेते हैं तो पूरी की पूरी जो फिट आउट्स होती है, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक एक बहुत बड़ी ट्रिगर और टेलमेंट बनेगी ये सारी स्टॉक्स के लिए। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो ग्रोथ की उम्मीद आप लगाए बैठते हैं FY25 FY26, हायर डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है टीम्स में, मार्जिन स्टेबल, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज शायद ये प्लेयर्स को आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक सेंचुरी प्लाई, ग्रीन लैम्प, और एक जो हमें पसंद आ रहा है पिडलाइट, जो मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था, एक प्रॉक्सी हो सकती है फॉर दिस एंटायर इकोसिस्टम। बैलेंस शीट्स काफी साफ है, क्लीन है, और अर्निंग्स की स्टेबिलिटी शायद अगले 1 से 2 वर्षों में बरकरार रह सकती है। तो आई थिंक रियल एस्टेट एंसिलरीज पे जरूर फोकस करना चाहिए। जी एयरपोर्ट्स। मयूरेश, आपका व्यू इस प्राइस पे? हम 95 तक का मूव खेल के आए थे, उसके बाद 60 से ऑलमोस्ट 30 रुपए का मूव था यहाँ पे। ये प्राइस आपको अट्रैक्ट कर रहा है क्या थोड़ा बहुत मयूरेश, GMR एयरपोर्ट्स? तो वीरू जी, अगर थोड़ा पुल बैक देते हैं तो शायद एक मोमेंटम आप इसमें वापस उभरता हुआ देख सकते हैं। जो ट्रिगर्स हैं ऑब्वियसली आई थिंक जो नए एयरपोर्ट्स, 50 नए एयरपोर्ट्स आने की उम्मीद है अगले कुछ सालों में, जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं आज, अगर एक सिंपल कंपैरिजन चेक करें in terms of what GMR is probably doing, और जो वैल्यू एडेड सर्विसेज वो दे रहे हैं वहां पे इनको एक अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलने लग गया है, अपार्ट फ्रॉम द कोर एयरपोर्ट बिजनेस इटसेल्फ, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो इवन फर्दर। उनका जो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन अपलोड हुआ था पिछले तिमाही के नतीजों के बाद, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली इस पे एम्फेसिस दिया है, और इसलिए आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस है रेवेन्यू को लेके, एक बार अगर पूरा एक एयरपोर्ट इकोसिस्टम इनको मिल जाता है, जो वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन टॉप ऑफ दैट ये ऐड करते हैं, दैट इंक्रीमेंटली एड्स टू देयर अर्निंग्स पोटेंशियल। इफ यू कंपेयर द पीयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अडानी ऑब्वियसली अनलिस्टेड है एट दिस जंक्चर, यू कैन नॉट प्ले इट डायरेक्टली, बट अगर आपको डायरेक्ट खेलना है इन टर्म्स ऑफ दीज प्लेज, मुझे लगता है आई थिंक अगर पुल बैक्स दे ये स्टॉक तो एक बेहतर प्ले हो सकता है मोमेंटम के हिसाब से। 1 साल में जैसे आप दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे अच्छा खासा चल चुका है, विच इज जेस्टेटिंग कि जो अर्निंग्स आ सकती हैं अगले 2-3-4 तिमाहियों में, आई थिंक वो स्टॉक शायद जेस्टेट करके चुका है। तो अनलेस इट बीट्स दोज अर्निंग एक्सपेक्टेशन सिग्निफिकेंटली, एक बहुत ज्यादा री रेटिंग आना मुश्किल है, बट पुल बैक से अगर मिले तो आई थिंक थोड़ी बेहतर रणनीति होगी, एंड देन प्रोबेबली प्ले फॉर मोमेंटम, क्योंकि फिर वो एक स्कोप बन जाता है फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। मयूरेश, क्या भी होगा यहाँ से? क्या 4000 के टारगेट लग रहा है आपको बहुत जल्दी आएंगे? पॉसिबल है, और सबसे बड़ा सेंसिटिविटी फैक्टर एविएशन कंपनीज के लिए इंक्लूडिंग इंडिगो इज क्रूड प्राइसिंग, और क्रूड प्राइसिंग कैसे बिहेव होनी चाहिए। लग ऐसे रहा है कि क्रूड प्राइसिंग शायद एक रेंज में फंसी हुई रहेगी, और क्योंकि क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट 45 to 48% ऑफ द ओवरऑल इनपुट कॉस्ट रहती है, ऑफ द ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एयरलाइन कंपनीज के लिए, अगर ये रेंज में रहती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्जिन पे एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जैसे सुमित राइटफुली कह रहे थे, जो नए एयरपोर्ट्स आ सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग राउट्स है along with expectations of international routes की मार्जिन्स काफी अच्छी होती है, और इसके वजह से आई थिंक जो ट्रिगर्स रह सकते हैं विद मोर एयरपोर्ट्स ओपनिंग अप इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, जो फ्लीट साइज में एडिशन हो सकती है, और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं, इवन इफ कंपटीशन प्रॉब्ली कम्स थ्रू, कंपटीशन जैसे एयर इंडिया के पास फ्लीट एडिशन आ सकती है, यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट इवन विस्तारा
probably adding a lot of airlines and some revival in terms of spice, in terms of the overall fleet. But overall, even in lieu of competition, I think अच्छी खासी I think एक scope है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और ये सारे ट्रिगर्स शायद स्टॉक में कंप्लीटली प्ले आउट हुए नहीं है जो टेलविंड्स करके बन सकते हैं. तो मुझे लगता है क्रूड स्टेइंग इन अ रेंज, मार्जिन एक्सपेंशन, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ वेरी सॉलिड नंबर, जब तक कंपटीशन के पूरे प्लेन्स या फ्लीट आती नहीं है, ये इंडिको के आई थिंक अर्निंग्स को सहारा देंगे. तो बिल्कुल आई थिंक मोमेंटम बिल्कुल मुमकिन है इंडिको के स्टॉक. आज के मिड कैप फंड पिक करने के लिए मयूरेश क्या पिक करेगा मिड कैप में? वीरू जी, तो नैटको फार्मा अगर पुलबैक्स देता है यहाँ से, अगर 5 या 6% का पुलबैक आता है तो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट बन सकता है. 2-3 चीजें, जैसे मैं कॉल पढ़ रहा था, मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ. जो इनके पास पाइपलाइन है इन टर्म्स ऑफ पैराफोर्स एंड एफटीएफ्स, 14 या 15 लॉन्चेस करने की उम्मीद ये रखते हैं अगले 2 या 3 वर्षों में. एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशलिटी लॉन्चेस विच विल हैपन. कैंसर, डायबिटीज, ऐसे सारे सेगमेंट्स में जहां पे मार्जिन प्रोफाइल अच्छी रहती है और जहां पे एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो ड्रग लॉन्च होता है उसकी जो एक रेवेन्यू विजिबिलिटी रहती है फॉर द टाइम पीरियड फॉर विच इट इज लॉन्च्ड, ये अच्छी खासी रहती है. पिछले तिमाही में मार्जिन जरूर थोड़े नीचे आए थे, अराउंड 38-39%, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि शुड रिवर्ट बैक टू मीन, तो अराउंड 39-40% के आसपास मार्जिन रहने चाहिए. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट अ लॉट ऑफ दीज मार्जिन्स इज ड्रिवन बाय द ब्रांडेड जेनेरिक्स बिजनेस एंड द फॉर्मुलेशन बिजनेस, जो काफी अच्छा कर सकता है, जैसे मैं पैराफोर्स के केस में कह रहा था. बहुत ज्यादा लेवरेज बुक्स पे है ही नहीं, एफडीए कंसर्न्स ज्यादा प्लांट्स पे है ही नहीं, और इसलिए आई थिंक एक्सपेक्टेशंस मोनेटाइजेशन ये पूरे पाइपलाइन के अगले कुछ तिमाहियों तक एंड अ गुड एक्सपेंशन इन देयर यूएस फॉर्मुलेशन बिजनेस, ये अर्निंग्स को अच्छा खासा ड्राइव कर सकता है. तो अगर नैटको पुलबैक्स पे मिलता है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है. मयूरेश, यूपीएल क्या बॉटम हुआ क्या स्टॉक? नहीं, और एक दो तिमाही अनुज जी मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़े टफ रहेंगे, क्योंकि जो केमिकल की प्राइस मूवमेंट्स है, रियलाइजेशन ऑब्वियसली थोड़े लोअर साइड पे है, और एक्सपेक्टेशन अगर हम बांध के चल सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर वेगेरीज ऑफ वेदर यू आर प्रॉब्ली सीइंग, यू हैव सीन द एल नीनो इफेक्ट अफेक्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन, अ लॉट ऑफ कंट्रीज, यूरोपियन रीजन में भी. इसलिए जो ऑफटेक है और जो रियलाइजेशन ग्रोथ है ये थोड़ी धीमी रह सकती है अगले 2 तिमाहियों तक. एड टू दैट जो इनपुट कॉस्ट है ये अभी भी वही लेवल्स पे है, तो वहां पे बहुत ज्यादा गिरावट देखनी मिली नहीं है, जिसका मतलब जो एक लेवरेज हम देखना चाहते हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे, एबिटा और एबिट मार्जिन्स के ऊपर, ये शायद कंप्लीटली रिफ्लेक्ट ना हो अगले 1 से 2 तिमाहियों में. अभी जो पॉजिटिव साइंस मार्केट देखना चाहता है स्पेसिफिकली फ्रॉम यूपीएल डोमेस्टिक बिजनेस, जहां तक सवाल रहा कि मॉनसून फिंगर्स क्रॉस्ड अगर अच्छे रहते हैं, और उम्मीद यही है बिकॉज आई वाज रीडिंग अ कपल ऑफ रिपोर्ट्स कि एल नीनो के कंडीशंस ला नीना में शायद बदल रहे हैं, which means एक normalized monsoon शायद हम expect कर सकते हैं ये monsoon season में, which will have a good uptake not just for UPL but other agrochemical companies as well. और दूसरा I think if this effect probably plays out, ये जो regions में play करते हैं Eastern European etc, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है in terms of demand and volume uptake, ये अच्छा खासा हो सकता है. रिस्क फैक्टर 2, जैसे मैं कहा, अगर मानसून ठीक ठाक नहीं रहे या ला नीना कंडीशंस प्रोलॉन्ग होती है तो एक रिस्क फैक्टर होगा. और दूसरा, अगर एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है वापस रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेके, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें अटकलें वापस उभर के आ सकती है, बट दैट्स एन आउटसाइड रिस्क दैट नोबडी रियली नोज अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो मुझे लगता है थिंक अगले 2 क्वार्टर्स अनुज जी थोड़े टफ हो सकते हैं नंबर्स के हिसाब से, शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड रहे यूपीएल के लिए. मयूरेश, 181 जोमेटो, अब नया लेवल क्या नजर आ रहा है आपको हायर लेवल्स पे? सर डबल सेंचुरी लगा दे वीरू जी, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और एक क्लियर बायस है क्योंकि वी आर इन्वेस्टेड इनटू दी स्टॉक्स एट मच लोअर लेवल्स. बट आई थिंक जो एक अंडरलाइंग बिजनेस मॉडल है, आई थिंक दे हैव शोन अ सिग्निफिकेंट प्रोपेंसिटी कि जो मैनेजमेंट बात कर रही थी 4 या 6 महीनों तिमाहियों पहले, they have started delivering it every passing quarter. और ये मार्केट्स को काफी अच्छा लगता है कि जो आप एक फिगर लेके चलते हो या जो एक स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो, बिजनेसेस हैव स्टार्टेड ब्रेकिंग इवन. ऑब्वियसली इनका जो हाइपरप्योर और ब्लिंकिट का बिजनेस है, मैनेजमेंट को लग रहा है और 3-4 तिमाही लग सकती है ब्रेक इवन करने में. पर अगर ये चीजें होती है जैसे हमने हिस्टोरिकली देखा है फूड डिलीवरी बिजनेस में, और अगर ये ब्रेक इवन स्टैटिस्टिक्स अचीव होती है अगले 3 या 4 तिमाहियों में, फिर कंसोलिडेटेड नंबर और भी बेहतर लगने जाएंगे फॉर 26-27. एग्रीगेटर एज अ सर्विस, अगर हम क्यूएसआर, कंज्यूमर स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे बुलिश है अगले 4 या 5 वर्षों में, तो प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर सर्विसेज शुड आल्सो बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि एक अल्टीमेटली एग्रीगेटर है, सारों का आई थिंक एक मिश्रण करके ये आपको डिलीवरी देते हैं. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉकिंग द टॉक ऑन नंबर्स हैज डन द ट्रिक.
ब्लिंकिट और हाइपर पर जैसे मैं कह रहा था, अगर डायनामिक्स एवरी पासिंग क्वार्टर सुधरते जाते हैं तो शायद ये स्टॉक में और भी रीरेटिंग आएगी, क्योंकि 25-26 नंबर्स विल लुक इवन बेटर। मयूरेश, टाटा केमिकल्स, एक बार इसका 1 महीने का चार्ट देखिए जरा, क्योंकि एक बड़ी रैली हुई वो एंटिसिपेशन में कि टाटा सन्स का आईपीओ आएगा, फिर उस पर पानी फेरा गया, फिर ये बैन में आ गया। जरा इसका 1 महीने का चार्ट देखते हैं टाटा केमिकल्स का, देखिए कितनी वॉलेटिलिटी है यहाँ पर, क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? न्यूट्रल भी होगा अनुज जी। आई थिंक रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जो नतीजे आ सकते हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं। जो Q3 के नतीजे थे ये बिल्कुल सॉफ्ट थे टाटा केमिकल्स के लिए। सोडा ऐश की कीमतें, सोडियम बाइकार्बोनेट की कीमतें भी अच्छी खासी नीचे थी। रियलाइजेशन इसलिए नीचे थी क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल्स अक्रॉस प्लांट्स बिकॉज ऑफ लोअर डिमांड हैज बीन लोअर, और एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई जल्दी रिस्पाइट नहीं आएगी। ऑब्वियसली आई थिंक चाइना एक बहुत बड़ा कमोडिटाइज प्ले रहता है जहां तक सोडा ऐश रहता है, और सप्लाईज काफी अच्छे खासे रहते हैं। तो आई थिंक प्रेशर पॉइंट्स बने रहेंगे जब तक डिमांड में फुल फ्लेज रिकवरी नहीं आती। जो सॉल्ट का कारोबार है वहां पे एक ठीक ठाक बिजनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो ये केपेक्स कर रहे हैं अगले 2 या 3 वर्षों के लिए, इंक्लूडिंग HDS जो इनका सिलिका का बिजनेस है, हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, बट आई थिंक जो इंक्रीमेंटल केपेक्स होगा उसके नतीजे आपको शायद 1.5 या 2 वर्षों के बाद ही शायद बैलेंस शीट पे देखने मिले। तो जो इनकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस है कीनिया छोड़ के, मुझे लगता है UK US हैज क्लियरली बीन स्ट्रगलिंग, और शायद ये पेन पॉइंट कंटिन्यू हो एटलीस्ट इन द कमिंग 2 क्वार्टर्स। तो एक रिस्पाइट जैसे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि गिरावट भी बहुत ज्यादा हुई थी स्टॉक में, बट नंबर्स कुछ खास आने की मैं उम्मीद नहीं रखता। और इसलिए आई थिंक देयर आर बेटर प्लेस, जैसे मैंने कहा मार्केट में कोई कैपिटल गुड कंपनीज है, रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है, जो शायद थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखा सकता है एटलीस्ट फ्रॉम अ Q4 अर्निंग्स पर्सपेक्टिव।